नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 17 अप्रैल 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग क्या सब देखेंगे, तो कल संसद में 131वां संशोधन विधेयक को पेश किया गया है। 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पेश किया गया है। लेकिन यह बिल है, अभी इस पर चर्चा होना है, उसके बाद से दोनों सदनों से पास होगा, तब जाके यह संशोधन पूरा हो पाएगा। लेकिन उसी बीच कल से ही केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके जरिए 2023 का जो नारी शक्ति वंदना अधिनियम है, इसको तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया 16 अप्रैल 2026 से। ये अचानक से लागू कर दिया गया, जबकि चर्चा जो चल रहा था अभी वो परिसीमन का और लोकसभा में सीटों को बढ़ाने का, और उस लोकसभा के सीटों को बढ़ाने के साथ महिलाओं के 33% आरक्षण को इसी साल से लागू करने का अभी संशोधन पेश किया जा रहा था। उसी के बीच में ये सरकार ने जो 106, यह पूछा जा चुका है बीपीएससी मेंस में, 106वां संशोधन जो संविधान संशोधन है, जिसके जरिए महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान है, इसको लागू कर दिया तत्काल प्रभाव से। तो दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे डिटेल में। लेकिन जो अमित शाह जी ने कल कहा सदन में कि दक्षिण के राज्य परिसीमन से थोड़ा सा कंसर्न है कि कहीं उनका शेयर तो नहीं घट जाएगा, क्योंकि जो उत्तर के राज्य हैं, नॉर्थ के राज्य हैं, इनकी आबादी बहुत तेज़ी गति से बढ़ी है, वहीं के दक्षिण की आबादी ने अपना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छे होने के कारण से आबादी को कंट्रोल करने में सफलता प्राप्त की है। इस आबादी को कंट्रोल करने का कहीं उनको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में सीटों का आवंटन में अगर कम सीटें आवंटित की जाती हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, ऐसे उनके कंसर्न थे। इसलिए ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं, ये यहाँ पर परिसीमन वाले बिल को जला करके प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता वर्तमान और अब जी डिलिमिटेशन के बाद का जो होगा उसको ज़रा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये करंट है, और ये क्या है जो इंक्रीज हो सकता है। करंट में टोटल अगर हम लोग देखें तो 129 से 195 तक जाएगा, अप्रॉक्स 50% के आसपास का जो इंक्रीज है वो सीटों में देखने को हमें मिल रहा है। कर्नाटक के 28 हैं तो 42 हो जाएंगे लोकसभा, आंध्र प्रदेश के 25 हैं वो 38 हो जाएंगे, तेलंगाना के 17 हैं वो 26 हो जाएंगे, तमिलनाडु के 39 हैं जो 59 हो जाएंगे, और केरला के 20 हैं जो 30 सीटें हो जाएंगी, ऐसा केंद्र सरकार ने अभी कहा है। तो हमें अप्रॉक्स अगर परसेंटेज वाइज से भी देखेंगे तो सीट हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 23.76% जो है वो वर्तमान में इनका रिप्रेजेंटेशन है इन 4 राज्यों का, 5 राज्यों का, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। ये जो 5 राज्य हैं इनका वर्तमान में 23.76% है। कभी 76 नहीं कहते हैं, कई सारे लोग मैंने गलती करते देखा है, इसको 76 नहीं कहते हैं, पूर्णांक नहीं है, दशमलव के बाद 76 बोलते हैं। तो 23.76% से 23.87% जाएगा। ये परसेंटेज याद रखिएगा, पूछ सकता है प्रीलिम एग्जाम में कि वर्तमान में कितना इनका रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए ये कंसर्न जो है ये तो कोई बहुत बड़ा कंसर्न आंकड़ों में तो कम से कम नहीं दिख रहा है। बाकी जैसे जो होगा उसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का सबसे पहला टॉपिक होगा 106 संविधान संशोधन विधेयक। 106 संविधान संशोधन विधेयक नहीं, 106 संविधान संशोधन 131वां विधेयक लाया गया है। अभी 106 लागू हो गया है, जो 2023 ईस्वी में संशोधन किया गया था महिलाओं के आरक्षण के लिए। इसको ज़रा डिटेल में हम लोग समझेंगे, उसके बाद से हम लोग 131वां संशोधन विधेयक जो लाया गया है उसको भी समझेंगे, और महिला आरक्षण के थोड़ा सा गणित मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद से हम लोग फ्रांस वाले टॉपिक पर चलेंगे, जहाँ पर महीने में एक दिन उन्होंने घोषणा की है कि हम नो स्क्रीन डे मनाएंगे, यानी कि कोई भी उस दिन फ़ोन और इत्यादि चीज़ों का यूज नहीं करेगा, लोग वास्तविकता के माहौल में रहने का प्रयास करेंगे। तो इस टॉपिक को भी देखेंगे। शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। ये भारत सरकार का राजपत्र है, इसी में देखिए यहाँ पर नोटिफाई कर दिया गया है कि 106 जो संविधान संशोधन था जिसको लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है।
इसी के बारे में ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 16 अप्रैल 2026 को आधिकारिक तौर पर संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। यह संशोधन तो आया था 2023 ईस्वी में ही, 2024 के इलेक्शन से ठीक पहले, लेकिन अब इसको लागू कर दिया गया है। पहले उम्मीद थी कि 2036 का जो इलेक्शन होगा उससे यह लागू हो सकता है, 34 के इलेक्शन से, लेकिन अब इसको अभी ही लागू कर दिया गया है। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभा महिलाओं के 33% आरक्षण प्रदान करता है। ध्यान से याद रखिएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन प्रदान करता है, जिसमें दिल्ली की असेंबली भी शामिल है। यह अधिसूचना इस कानून के संसद में सर्वसम्मति से पारित होने के 900 से अधिक दिनों के बाद अचानक से लागू कर दिया गया है, क्योंकि सरकार को थोड़ा सा डर लग रहा है। हुआ क्या, 131वां संशोधन जब पेश किया गया कल सदन में, तो सरकार के पास में बहुमत नहीं है, 2/3 मेजोरिटी नहीं है अभी लोकसभा में, जिसके कारण से वह डर रही है कि कहीं सरकार न गिर जाए। 293 के करीब में बन रहे हैं टोटल, 293, लेकिन सरकार को 2/3 मेजोरिटी चाहिए, इसलिए 2/3 मेजोरिटी तो है नहीं संसद में, तो इसलिए सरकार ने इसको पेश किया है कि ताकि हमें और भी ज़्यादा मदद मिले बाकी दलों से। इसलिए सर्वसम्मति का जो आप सुन रहे होंगे कि सर्वसम्मति से पास करते हैं, वो सब यही चीज़ें थी। तो 28 सितंबर 2023 को इसे राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उस समय की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि अधिनियम को लागू करने की तारीख तय करने के लिए एक अधिसूचना की आवश्यकता होगी, और उसी अधिसूचना को वर्तमान में सरकार ने जारी कर दिया गया है। यह उस तारीख को लागू होगा जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी, और वही केंद्र सरकार ने किया है। कल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अधिसूचना की टाइमिंग और पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सी है उसको भी ज़रा समझिए, क्योंकि यह आपके सिलेबस से अलग नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़ें हैं क्या। इस रिपोर्ट के अनुसार जो वहाँ से मैंने ये उठाया है पूरा, इस अधिसूचना की टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण और भ्रामक है। अधिसूचना संसद के विशेष सत्र 16, 17 और 18 को सरकार ने विशेष सत्र बुलाया हुआ है संसद का 131वें संशोधन को लेकर के। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिसीमन, लोकसभा विस्तार और महिला आरक्षण को जोड़ने वाले 3 विधेयक जो हैं वो संसद में पेश किए गए हैं। 3 विधेयक जो हैं वो संसद में पेश किए गए हैं, और ऐसे ही परिपृष्ठभूमि में इस चीज़ को लागू किया गया है। अब इस 3 विधेयक को जब पेश किया गया तो सरकार को उम्मीद थी कि सभी लोग समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 185 से ज़्यादा वोट जो हैं वो सरकार के विपक्ष में भी पड़े हैं। सरकार का रुख, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा 3 नए विधेयक की आलोचना को महिला आरक्षण के विरोध के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। विधेयक जो है जो लाया गया सरकार के द्वारा, विपक्ष जो है वो विरोध कर रही है परिसीमन का। विपक्ष जो विरोध कर रही है वो है लोकसभा के विस्तार का, और सरकार जो है वो इसको पेश कर देगी लोगों के पास में कि ये दोनों को चूँकि जोड़ करके ला रही है कि ये लोग महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। समझिएगा गणित किस प्रकार से पॉलिटिक्स काम करता है। तो विपक्ष का रुख क्या है, उन्होंने कहा है कि हम महिला आरक्षण को पहले के जैसे ही सर्वसम्मति से पास करेंगे, इसमें कोई भी हमने वो नहीं किया है, हमने कोई रुकावट नहीं डाली है। इन 3 में से 2 विधेयक को संसद में हार का सामना करना पड़ सकता है। महिला आरक्षण जो है अगर उसको छोड़ दें तो एक विधेयक है परिसीमन का, सेकेंड विधेयक है लोकसभा के जो क्षेत्र हैं उनका विस्तार का, लोकसभा के सीटों के विस्तार का। इन दोनों का जो है वो विरोध कर रहे हैं, और सरकार के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है वर्तमान में कि 2/3 मेजॉरिटी से इसको आसानी से पार कर लिया जाए। अब ज़रा हम लोग समझेंगे 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 आवश्यकता क्या है और क्या क्या प्रावधान हैं इसके, किन किन संविधान के हिस्सों में इससे संशोधन किया गया है। अब तो यह लागू भी हो गया है। आपसे प्रीलिम में ये पूछ चुका है, मेंस में भी पूछा जा चुका है बीपीएससी में, लेकिन फिर से आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक थोड़ा सा पढ़िएगा। भारत की आबादी महिलाओं की हिस्सेदारी 50% है, लेकिन 17वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14 से 15% के आसपास ही था।
50% आबादी और लोकसभा में 14 से 15% का प्रतिनिधित्व था उनका। कई राज्य विधानसभाओं में तो यह आंकड़ा 10% से भी कम है। एक सच्चे लोकतंत्र के बहुत ज़रूरी है कि इस असंतुलन को, ये जो इम्बैलेंस है, इसको पाटा जाए, इसको कम किया जाए। जेंडर जो है वो 50-50 है, तो हिस्सेदारी भी 50-50% की होनी चाहिए। ये है पहला पॉइंट कि आवश्यक क्यों है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी कि 106वां संविधान संशोधन को लागू करने की आवश्यकता क्या है। सेकंड है नीति निर्माण में लैंगिक दृष्टिकोण। पुरुष और महिला समाज का अनुभव अलग अलग तरीकों से करते हैं। जब संसद में अधिक महिलाएं होंगी तो स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल देखभाल, महिला सुरक्षा, पोषण से जुड़ी नीतियों को बनाते समय एक संवेदनशील और ज़मीनी दृष्टिकोण जो है वो मिल सकता है। ये सब अच्छे अच्छे पॉइंट लिख दीजिएगा, बाकी हकीकत तो आप भी जानते हैं। वैश्विक रैंकिंग में पिछड़ना। अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, यह दुनिया के पार्लियामेंटों का एक यूनियन जैसा है जो रिपोर्ट जारी करता है कि किस पार्लियामेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी है, कहाँ पर डिबेट अच्छे होते हैं, कहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। इन सभी चीज़ों की यह चर्चा करती है। तो उसके द्वारा कहा गया कि भारत की संसद महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में दुनिया में 140वें स्थान से भी नीचे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, जहाँ पर इतने सारे लोग वोट करते हैं, जहाँ पर माताओं बहनों को भगवान देवी देवता मानते हैं। यही तो दिक्कत है, हर चीज़ को देवी देवता मान लेते हैं हम लोग, इंसान मानने को तैयार नहीं, भगवान बनाने चले हैं। जो भी है, उस देश में महिला रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 140वें स्थान पर हम लोग आते हैं। तो ये भी एक आवश्यक है। इतना अच्छा डेटा दे रहा हूँ, कृपया इसका उपयोग कीजिएगा पॉइंट्स में लिखने में। इसी में ये भी कहा गया है, हाँ, भारत इस मामले में रवांडा 61%, दक्षिण अफ्रीका अपने कई पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से भी काफ़ी ज़्यादा पीछे है। प्रत्यसत्तात्मक बाधाओं को तोड़ना, ब्रेकिंग पैट्रियार्कल बैरियर्स जो हैं। भारतीय राजनीति आज भी काफ़ी हद तक मसल पावर, बाहुबल और मनी पावर, धन बल पर चलती है। महिलाओं के राजनीति में आने से यह रोकता है। तो आरक्षण एक संस्थागत, एक इंस्टीट्यूशनल पुश होगा कि महिलाओं को इस ओर लाया जाए। तो ये जो प्रत्यसत्तात्मक ढांचा है, इसको कमज़ोर करने का कहीं न कहीं यह एक बहुत ही अच्छा सा हथियार साबित हो सकता है। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा होगा? ज़रा सोचिए। मान लीजिए ये सीट है जिसका नाम है फतेहपुर। फतेहपुर नामक कोई जगह है क्या? चलिए कोई ऐसा जगह देखते हैं, गांव, मान लीजिए ए नामक कोई गांव है, वहाँ का कोई सीट है। यहाँ पर एक विधायक महोदय हैं खड़े, विधायक जी हैं। अब अगली बार ये रोटेशन में आ गया महिलाओं के लिए, तो सबसे पहली महिला कैंडिडेट कौन होगी? विधायक जी की पुत्री, उनकी पत्नी, उनकी बहन, ये सब हो सकती हैं सबसे पहली महिला कैंडिडेट। अपोजिट में कौन होंगी? तो जो यहाँ के पूर्व विधायक होंगी, उनके पत्नी, उनकी बहन, उनकी पुत्री, उनके रिश्तेदार। जीतन राम मांझी ने तो समधी समधन को भी सेट कर दिया भाई। तो इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। क्या वास्तविकता में ऐसी महिलाएं आ सकती जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है? और अगर आ सकती है, कितने लोग उनको वोट देंगे, है ना? तो ये यहाँ पर आपको सोचने की आवश्यकता है। ये क्या बताया मैंने आपको, इस एक्ट की कमियाँ, कि फ़िलहाल में जो पंचायत पति की अवधारणा है, पंचायत पति अवधारणा है, पंचायत पिता अवधारणा है, तो वो बदल जाएगा विधायक पति, सांसद पति। तो ये सब में बदल सकता है वो। पंचायती राज की सफलता का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार, अधिनियम के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? पंचायती राज की सफलता, पंचायतों में जो 33% आरक्षण हमने दिया था, उसका देश स्तर पर हम विस्तार कर सकते हैं और रोल मॉडल का निर्माण कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट होगा। राजनीतिक दलों के ढांचे में बदलाव हो सकता है। प्रॉक्सी या डमी उम्मीदवारों की चुनौतियाँ जो हैं वो एक हो सकता है कि नकारात्मक परिणाम में, पहले ये मैंने आपको बताया कि पंचायत पति की अवधारणा से अब हम लोग संसद पति अवधारणा की ओर बढ़ रहे हैं। संसद और विधायक पति अवधारणा की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब जरा समझेंगे कि इस एक्ट के प्रावधान क्या क्या हैं। यहीं से सवाल पूछा जाएगा, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, इसको ज़रूर याद रखें। लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की विधानसभाओं में
33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 33% यानी कि 1/3, 100 में से 33, तो इस प्रकार से 1/3 का इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। SC/ST के पहले से आरक्षित सीटों के भीतर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होगा। यानी कोई सीट है जहां से केवल SC कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, तो अभी तक वहां पर SC मेल अगर खड़े हो रहे थे तो हो सकता है कि इसको हम आरक्षण में ले आएँ कि अब SC फीमेल ओनली, ठीक है, यानी कि कोटे के भीतर कोटा ये इसमें लागू किया जाएगा। OBC को तो आरक्षण है नहीं इस प्रकार का, तो उनके लिए कोई विशेष इसमें सुविधा है नहीं। आरक्षण की अवधि और रोटेशन अवधि जो होगा शुरुआत में यह 15 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जा रहा है, लेकिन इसे इंक्रीज किया जा सकता है और बार बार इंक्रीज किया ही जाएगा। अब तो यह पॉलिटिकल टूल होगा कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिला आरक्षण को परमानेंट कर देंगे। अब अगली बार के राजनीतिक घोषणा पत्र में यही चीज़ आएगा। तो ये जो 15-15 वर्षों का है इसे बाद में इंक्रीज किया जा सकता है। तो रोटेशन भी किया जाएगा साथ में। आरक्षित सीटें हर परिसीमन के बाद अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेट की जाएंगी। इस बार पटना का है तो अगली बार मोकामा का हो सकता है, अगली बार दरभंगा का हो सकता है। इस प्रकार से आरक्षण का बंटवारा किया जा सकता है। जोड़े गए संवैधानिक अनुच्छेद, यहीं से सवाल पूछेगा सबसे ज़्यादा। अनुच्छेद 333A लोकसभा महिलाओं के लिए आरक्षण, 332A राज्य विधानसभा महिलाओं के लिए आरक्षण, 239A दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए आरक्षण, 334 से यह अनुच्छेद बताता है कि आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा और 15 साल तक रहेगा। और इसी परिसीमन को करने के लिए सरकार ने 131वां संशोधन विधेयक जो है उसको पेश किया है। अब जो भी इस परिसीमन का विरोध करेंगे उनको सरकार कहेगी कि महिला आरक्षण को लागू करने का विरोध कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स है, ये क्या गलत है क्या सही है ये मत देखिए। राज व्यवस्था जो चाणक्य की नीति है उसके हिसाब से राज व्यवस्था ग्रहण करने के लिए, राज को ग्रहण करने के लिए, राज्य को प्राप्त करने के लिए हर वो काम सही है जो आप कर सकते हैं, हर चीज़ सही है जो आप कर सकते हैं, बशर्ते कि जब आपके हाथों में पावर, शक्ति, सत्ता आए तो आप उसका उपयोग देश के भलाई के लिए करें। इसलिए ये जो तरीका है ये सही है गलत है इस पर मत जाइए। राजनीति ऐसी ही होती है, राजनीति गोलू मोलू लोग, भोले भाले लोगों की चीज़ ही नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छा इनका टैक्टिक है। अभी देखते हैं इसका परिणाम जो भी होता है। अंत में सकारात्मक ये होना चाहिए कि देश में वाकई कुछ सकारात्मक बदलाव हो। कैसे हुआ वो, कैसे पेश हुआ, कैसे लागू हुआ, वो पॉलिटिकल हिस्सा होता है। इम्प्रूवमेंट का, इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा अगर वो बेहतर है तो पीछे की हर चीज़ इग्नोर की जा सकती है। पॉलिटिक्स ऐसे ही काम करता है। हाउस ऑफ कार्ड्स देखिएगा कभी अगर आपको फुर्सत मिले तो। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महिला आरक्षण का पहला प्रयास 1996 में HD देवेगौड़ा के द्वारा किया गया था। इनके बाद मनमोहन सिंह सरकार के दौरान ये राज्यसभा में पारित हो गया था, लेकिन लोकसभा कभी पारित नहीं हो सका। अंततः 2023 में संसद भवन के पहले विशेष सत्र में इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था। सभी ने इसका समर्थन किया था। अब 131वां संशोधन विधेयक जो अभी लाया जा रहा है उसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं, तो इसको ज़रा समझेंगे कि क्या क्या इसमें है। और एक छोटा सा गणित मैं आपको समझाऊंगा जो शायद आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। परिसीमन और सीटों का नया आवंटन, सबसे पहला जिसमें रखा गया 131वां में परिसीमन और सीटों का आवंटन। लोकसभा की सीटें 800 की जाएंगी तो वो संविधान संशोधन के जरिए ही हो पाएगा। तो यह संशोधन संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से खींचने का प्रावधान करता है, जिसको डिलिमिटेशन कहते हैं। तो ये इसमें किया जाएगा और कहा गया है कि अनुपात जो है वो वही रहेगा जैसा अभी है। लोकसभा की सीटों का विस्तार 888 सीटों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लोकसभा में कुल सीटों की संख्या को 543 से काफ़ी आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता। 131वां संशोधन इसी में सारा कुछ शामिल है। महिला आरक्षण का त्वरित एकीकरण, यह विधेयक नए परिसीमन और बढ़ी हुई सीटों के ढांचे के भीतर 33% महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने का तंत्र प्रदान करता है। तो ये जो है इसका तो समर्थन कर रही है विपक्ष, लेकिन ऊपर के 2 क्लॉज का समर्थन नहीं कर रही। और सरकार सक्सेसफुली बता देगी कि ऊपर के 2 क्लॉज जो हैं वो तीसरे से जुड़ा हुआ है, और अगर आपने इसका विरोध किया तो आपने महिला आरक्षण का विरोध किया। ये है वो पूरा पॉलिटिक्स। अब आप समझ गए होंगे। छोटा सा गणित समझिए, अगर आज लागू कर दिया जाए,
543 सीट पर महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए तो क्या होगा, और 888 होने पर क्या होगा, और क्या पुरुषों की संख्या बढ़ेगी या महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, उसको भी ज़रा हम लोग देख लेते हैं। आज की सीटें 543, 33% आरक्षण यानी कि 181 सीटें हो जाएंगी महिलाओं की, और पुरुषों की सीटें हो जाएंगी 362। आज अंतर कितना है, 181 सीटों का अंतर है। ठीक है भाई, अगर आज ऐसा होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, क्या हो गया, सब कुछ सही है। परिसीमन के बाद क्या होगा, परिसीमन के बाद 888 सीटें, महिलाओं की संख्या 296 हो जाएंगी 1/3, पुरुषों की संख्या 592 हो जाएगी, लेकिन फिर भी अंतर कितना का रहेगा, 296 का अंतर रहेगा। ठीक है, लेकिन बढ़ा कितना, महिलाओं की सीटें कितनी बढ़ी और पुरुषों की सीटें कितनी बढ़ेंगी। अगर आरक्षण आज लागू कर दिया जाए और परिसीमन के बाद लागू किया जाए तो इससे महिलाओं की सीटें कितनी बढ़ेंगी और पुरुषों की सीटें कितनी बढ़ेंगी, थोड़ा सा उसे देखिए। परिसीमन के बाद महिलाओं के सदस्यों की संख्या 296, वर्तमान में 181, कुल वृद्धि 115। ठीक है, पुरुषों की परिसीमन के बाद पुरुषों की संख्या 592, वर्तमान में 362, कुल वृद्धि 230। परिसीमन के बाद महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ेंगी, तो मात्र अगर आज से कंपेयर किया जाए तो 115 और पुरुषों की बढ़ेंगी 230। तो महिलाओं के लिए आरक्षण हो रहा है कि पुरुषों के लिए आरक्षण हो रहा है, किसकी सीटें बढ़ रही हैं, तो पुरुषों की सीटें ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो जो दिख रहा है वैसा कुछ भी वास्तविकता में नहीं होगा, पुरुषों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक चीज़ और होगा, अभी हम 543 सांसद महोदय के खाना पीना, आवास, उनके टेंटरम, रोड पर चलने वाले वीआईपी प्रोटोकॉल, फलाना ठिकाना, संसद पुत्र, विधायक पुत्र, चचा विधायक हैं, इसको झेलते हैं 543 देश भर में सांसद वगैरह, और अब 888 लोगों का झेलना पड़ेगा। अब इनके पुत्र पुत्री, फलाना ठिकाना, बहुत सारे टेंट्रम होंगे, उन सबको झेलने के लिए आप और हमें तैयार रहना होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा, देश के लिए देखा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस के बारे में, और ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा आज का, सेकेंड टॉपिक। मैक्रोन जो है, इन्होंने पर मंथ के लिए एक नो स्क्रीन डे घोषित किया। इस प्रकार के प्रीलिम फैक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऊपर जो मैंने समझाया वो ये था कि अगर आज लागू कर दिया जाए तो महिलाओं की सीटों में परिसीमन के बाद से कितनी बढ़ जाएंगी और पुरुषों की सीटें कितनी बढ़ेंगी। तो पुरुषों की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी क्योंकि उनकी वर्तमान संख्या भी बहुत ज़्यादा है, वो मैंने आपको समझाया है। फ्रांस का नया डिजिटल प्रस्ताव, नो स्क्रीन डे और सोशल मीडिया बैन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हाई स्कूल के छात्रों से अपने फ़ोन बंद करने, किताबें पढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने देश में डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी हो गया है और बच्चों की सुरक्षा के लिए 2 बड़े प्रस्ताव रखे हैं। डिजिटली डिटॉक्स होना उतना ही आवश्यक आजकल हो गया है जितना आवश्यक शराब की नशे को छुड़ाना, जितना आवश्यक और किसी चीज़ के नशे के खिलाफ लड़ना, उतना ही डिजिटली डिटॉक्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। डिजिटली चीज़ों का इतना ज़्यादा मानसिक प्रभाव बढ़ने लग गया है कि हर दूसरा तीसरा चीज़ आपको खुद से ही रिलेटेड लगता है और जैसे लगता है आपकी सारी बातें आपके फ़ोन को पहले से ही पता है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने जो कहा है उसको ज़रूर याद रखिएगा, प्रीलिम में पूछा जाएगा। हाल ही में किस देश ने 1 डे फॉर नो स्क्रीन इस प्रकार का इनिशिएटिव शुरू किया है। तो उन्होंने सभी नागरिकों के लिए महीने में 1 दिन पूर्णतः ऑफलाइन रहने यानी कि नो स्क्रीन डे, बिना मोबाइल, टीवी, लैपटॉप के मनाने का प्रस्ताव दिया है। इस दिन का उपयोग जोर से पढ़ने, थिएटर करने या अन्य ऑफलाइन गतिविधि, स्पोर्ट, आर्ट, कल्चर, कुछ भी, घूमना फिरना, गप्पे लड़ाना, कुछ भी करना, लेकिन ये चीज़ों के लिए ये कहा गया है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर पूर्ण प्रतिबंध, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की वकालत भी की गई है और ये कर भी सकते हैं। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नियमों की कमी कारण हमने आपको इस जंगल में छोड़ दिया है। ये सब चीज़ें तो उन्होंने कही, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं। फ्रांस में वर्तमान में कानून क्या है, तो संसद जो एक ड्राफ्ट ला रही है कि 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए रोक दिया जाए। भारत में कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बना है जो इस तरह के कानून का निर्माण करने जा रहा है और आंध्र प्रदेश भी इसी तरह का कानून लाने जा रहा है। दरअसल में सरकार को
ये डिलिमिटेशन वगैरह से के साथ साथ एक कानून ये भी लाना चाहिए था कि 18 वर्ष तक के लिए कंप्लीट बैन, अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो नोकिया कीपैड वाला करो, ये एआई, ये गूगल और ये सब कुछ बैन। एआई आपकी सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म करता है, इंस्टा आपके सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म करता है, अटेंशन आपका खींच लेता है। इसके कारण से कुछ तो करना चाहिए था, लेकिन इस ओर सरकार ने अभी ध्यान नहीं दिया है। जो भी है, सरकार यहाँ पर ये लागू करेगी। वैश्विक परिदृश्य से देखें, ऑस्ट्रेलिया की पहल, फ्रांस का यह कदम पिछले साल ऑस्ट्रेलिया द्वारा बच्चों के लिए लागू किए गए ऐतिहासिक सोशल मीडिया प्रतिबंध के बाद से सामने आया है। ब्रिटेन और नॉर्वे ईयू में नहीं है सहित कम से कम 1 दर्जन यूरोपीय देशों ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु सीमा आमतौर पर 16 से 13-16 के बीच निर्धारित करने वाले कानून बनाए हैं और उन पर विचार भी कर रहे हैं। ईयू का एक आयु सत्यापन ऐप तैयार कर रहा है। मैक्रो इस मुद्दे पर समन्वित दृष्टिकोण के लिए भी तैयार होंगे। ईयू चाह रहा है कि पूरे यूरोपियन यूनियन में ही एज वेरिफिकेशन को लेकर एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो वास्तविकता में एज को वेरीफाई करे। एआई के ज़माने में है भी, कैमरा ओपन करो 2 मिनट में एज वेरीफाई हो जाएगा, है ना। तो उसके ज़रिए एज वेरीफाई करके फ़ोन को बंद किया जाए नए नवयुवकों के लिए, ख़ास तौर से 15-16 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ताकि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट सही से हो। नहीं तो ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाता है। तो इसको टॉपिक को ज़रूर याद रखिएगा। बाकी मैंने 131वां और आपको 106वां संविधान संशोधन विधेयक और 106वां संविधान संशोधन सब कुछ पढ़ा दिया है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।